मीटिंग का समय 4:30 रखा है, 5 रखा है? 4:30 है सर, 4:30। 4:30। चलिए फिर तो प्रारंभ किया जाए। हम आज की जो शेयरविन सोसाइटी की यूपी और उत्तराखंड की स्टेट कमेटी की ओर से जो आयोजित पाक्षिक वार्ता होती है, आज उसकी अगली कड़ी है। आवाज हल्की तो नहीं है इसमें जरवाना। आज हम खंडेलवाल जी को, रवि खंडेलवाल जी को सुनेंगे। इससे पहले कि मैं रवि खंडेलवाल जी के बारे में कुछ कहूं और इस वार्ता को आगे बढ़ाऊं, मेरा निवेदन है कि लेट अस स्टार्ट द मीटिंग विद अ स्मॉल मेडिटेशन। एक मेडिटेशन का ट्रैक बजाइए एंड प्लीज स्विच इट ऑफ आफ्टर 2.5 to 3 minutes। फेड आउट कर देंगे, देन वी विल कंटिन्यू। आज की वार्ता आरंभ करने से पहले मैं समस्त उपस्थित सदस्यों का अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं। डॉक्टर सुरेश त्यागी हैं, दानी जी हैं, विष्णु प्रसाद गोयल जी हैं, अन्य सब लोग हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार और विशेष रूप से स्वागत है आज के वक्ता श्री रवि खंडेलवाल जी का। श्री रवि खंडेलवाल जी से सब सुपरिचित हैं। खंडेलवाल जी रुद्रपुर सेंटर की देखभाल करते हैं और लंबे समय से मां श्री अरविंद की सेवा में रत हैं। खंडेलवाल जी के बारे में
जितना कहा जाए उतना कम। खंडेलवाल जी बहुत ही दिल से माँ की सेवा और श्री अरविंद के कार्य में लगे रहते हैं। और मैं तो वर्षों से देख रहा हूँ खंडेलवाल जी को, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण बच्चों के साथ काम करते हैं, उनको हर तरीके की सुविधाएं जो दे पाते हैं देते हैं। उनके यहाँ पे जब भी मैं गया हूँ, उन्होंने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा है जब मुझे अपने सेंटर में, जो उनके घर में ही उनके अपने प्रेमिसेस में उन्होंने जगह दी है उस सेंटर को बनाने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि कहीं से बाहर से कोई वित्तीय सहायता लेकर खंडेलवाल जी उस स्थान को मैनेज करते हैं। सारी व्यवस्थाएं उनकी स्वयं की है। कंप्यूटर सेंटर बच्चों के लिए चलाते हैं। और यहाँ तक भी मैंने सुना है खंडेलवाल जी से कि उन्होंने कई बार मदर श्री अरविंद का लिटरेचर मार्केट में दुकान दुकान जाके अपने हाथों से वितरित भी किया है रुद्रपुर में। ये खंडेलवाल जी का बड़ा संक्षिप्त परिचय है। खंडेलवाल जी स्टेट कमेटी में हैं, यूपी स्टेट कमेटी में वाइस चेयरमैन है। खंडेलवाल जी हमारी जो एपेक्स कोर कमेटी है, जो एडवाइजरी कमेटी है श्री अरविंद सोसाइटी की, उसके भी सदस्य हैं। और समय समय पर अपने बहुमूल्य सुझाव वहाँ पे मीटिंग में हमेशा देते हैं। हम आज की वार्ता का क्रम इस प्रकार रखेंगे, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि प्रज्ञान जी नहीं है, तो इस कार्यक्रम का समापन अभी आरंभ में खंडेलवाल जी का वक्तव्य रहेगा। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा अनिल विष्णु प्रसाद गोयल जी से कुछ बात कहेंगे। और अंत में अगर अनिल वाजपेयी जी मैं देख रहा हूँ, ही इज ऑल्सो कनेक्टिंग, उनसे अथवा मैं पुष्पराज जी से कहूँगा इसको समापन करने के लिए। तो गोयल साहब, आप कुछ आरंभ में कहना चाहेंगे या हम खंडेलवाल जी की बात सुने पहले? खंडेलवाल जी बात सुने, मैं हाँ। अंत में समाप्त कर दूंगा। हाँ, खंडेलवाल जी आपका माइक बंद है, आपका माइक अनम्यूट करिए। जी, हो गया। आपका स्वागत है, आप अपनी वार्ता करें। जो भी आपके अनुभव रहे हैं, इतने समय से आप जुड़े हुए हैं, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड जो कुछ भी आप अपने सुझाव आदि भी देना चाहें तो। श्री रवि खंडेलवाल जी। प्रणाम सबको। जी। आज हमारे बीच में जो सबसे खुशी का विषय है वो ये है कि आज हमारे बीच में परम आदरणीय वयोवृद्ध हमारे जो सदस्य हैं श्री विजय पोद्दार जी भी उपस्थित हैं। मैं इतना खुश हुआ उनको देख करके, जब मैंने अपना मोबाइल खोला तो सबसे पहली तस्वीर मेरे को उन्हीं ही की देखने को मिली, जैसे कि साक्षात मैंने श्री अरविंद के दर्शन कर लिए हों। हम सोसाइटी की तरफ से श्री विजय पोद्दार जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले आज की जो वार्ता को, जैसे कि अभी बीच में शुरू में बात भी हो रही थी, आज की वार्ता को हम सीधी बात भी कह सकते हैं, मन की बात भी कह सकते हैं, काम की बात भी कह सकते हैं, बेबाक बात कह सकते हैं, कड़वी बात कह सकते हैं, और 100 बात की एक बात भी कह सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम सब लोग मिलकर के, साथ मिलकर के माँ के जो आदेश हमें मिले उसकी हम आज चर्चा करें। वार्ता शुरू करने से पहले योग के पत्र भाग 2 पेज 149 पर श्री अरविंद ने वार्ता या भाषण के बारे में ये लिखा है कि भाषण में सत्यता और विचार में सत्यता बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ही अधिक तुम ये अनुभव करोगे कि मिथ्या तत्व अपना अंश नहीं है, वह बाहर से तुम्हारे अंदर आता है, उतना ही अधिक उसका त्याग करना और उसे अस्वीकार करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अपना प्रयास जारी रखो और जो कुछ भी अभी वक्र है वह सरल हो जाएगा तथा भगवान की उपस्थिति के सत्य को तुम निरंतर जानने और अनुभव करने लगोगे और प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा तुम्हारी श्रद्धा की सहायता सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। आज की वार्ता में हमें 3 काम मिले हैं। एक तो साधना, और एक संगठन, और एक कुछ अपने अनुभव। ये 3 अलग अलग विषय आज की वार्ता में हैं। तो सबसे पहला अनुभव मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैं
पहले मैं फूड ग्रेन का डीलर था, उसके बाद मेरे को फाइनेंशियल लॉस हुआ 2003 में। उसके बाद हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला, बीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए। उसके बाद हमने एक सैनिटरी की दुकान खोली 2003 के आसपास। तो एक बार मैं अंदर बैठा हुआ वहां पर श्री अरविंद को पढ़ रहा था, और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मेरे जीवन में किसी ने मेरे को, जब मैं श्री अरविंद से जुड़ा उससे पहले मेरे को किसी ने श्री अरविंद को उससे इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। तो एक इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि श्री अरविंदो केम टू मी। जब मैं वहां अंदर बैठा था तो श्री राजीव शर्मा जी, जिनकी पत्नी का नाम श्रीमती सुमन शर्मा है, जो झुंझुनू से जुड़ी हुई हैं, उनका यहाँ पे बहुत पुराना सीमेंट पाइप फैक्ट्री है, जो कि जब हम होश में नहीं थे तब से है, 85 साल से। तो वो आए अंदर, कहने अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं श्री अरविंद को पढ़ता हूँ थोड़ा। अरे कहने लगे साहब आप तो, मेरी पत्नी ने श्री माँ के दर्शन कर रखे जब वो 5 साल की थी, और आप शाम को हमारे घर आइए और हमारी जो है मदर इन लॉ आई हुई है, आप उनसे मिलिए। हम गए शाम को अपने उनके वायदे के अनुसार, और उनकी माँ ने हमसे ये कहा कि आप सबसे पहले पांडिचेरी होके आइए। तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी अच्छाई या कमी है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसको तुरंत करता हूँ, उसमें डिले नहीं करता हूँ। तो मैंने बाहर निकल के, जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने अपने बेटे को फोन करा कि बेटे तुम 3 टिकट पांडिचेरी के हमारे करा दो। तो शायद उन्होंने 3 टिकट पांडिचेरी के हफ्ते 10 दिन या 15 दिन बाद के करा दिए। हम पांडिचेरी गए, ये शायद वाकया है 2007 का। जब हम पांडिचेरी गए तो हम खाना खा रहे थे डाइनिंग हॉल में, वहां हमारी मुलाकात हुई उषा चोपड़े जी से, जो चंडीगढ़ में है। उन्होंने हमें जो मदर की कोटेशन वाली किताब है, जो 100-125 रुपए की आती थी उन दिनों में, वो हमें भेंट करी और हमें कुछ गाइड किया। हम जीरो थे, कुछ पता नहीं था। मगर मैं इसको शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे वापस आए तो मेरा और मेरी बेटी का ये प्रयास था, ये मन में भावना है कि हम बेकार अपने घर जा रहे हैं, हमें यहाँ से उल्टी पांडिचेरी लौट जाना चाहिए। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि माता जी की पूरी कृपा, माता जी ने हमको पूरे सच्चाई के साथ हमें अपने गले लगा लिया, और उस दिन हम श्री अरविंद से जुड़ गए। अब जो अनुभव की बात है, बहुत से खट्टे मीठे अनुभव हैं। एक अनुभव मैं यहाँ साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से जिक्र करना शुरू करूंगा। आज से 2-3 साल पहले जब बच्चे आते थे तो एक लड़की थी पूजा, तो आश्रम में सब इकट्ठे हुए, तो ऐसी बात हुई, क्योंकि मेरे अंदर एक नेचर है कि मैं कभी भी, आज तक जब से मैंने सोसाइटी ज्वाइन करी है, मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ। मतलब सेटिस्फाई इन द सेंस कि जो हमने किया, वो जो माता जी ने हमें काम दे रखा है उसके हिसाब से हमने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे ही हुआ, उन्होंने कहा, पूजा से बातचीत थी, जानी क्या बात थी मैं भूल गया। उसने कहा सर क्या जुड़े हैं? तो खंडेलवाल 24 घंटे तो गुस्से में रहते हैं, जब देखो ये डांटते रहते हैं हमें, हम क्या जुड़ेंगे, हम क्या तरक्की करेंगे। और पूरी जो हमारा मेडिटेशन हॉल था भरा हुआ था, और हम काटो तो खून नहीं, हमारा खून बिल्कुल एकदम सफेद हो गया। मगर यहाँ हमने अपनी साधना प्रारंभ की। हमने उस लड़की से किसी प्रकार का कोई भी मनमुटाव नहीं किया, और उससे पहले उन सब बच्चों के लिए मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रखा था। और वो लड़की जानती भी, उससे पहले वो लड़की 2 बार पांडिचेरी भी हो आई थी, मगर उसकी बात हमें बुरी नहीं लगी। एक दफे तो कुछ मन में आया, मगर फिर हमने उस लड़की को गले लगाया, और उससे धीरे धीरे हमने उसको समझाया, और वो हमसे जुड़ी, समझी, और आज तक वो लड़की हमसे जुड़ी हुई है, और काफी प्रगति करी है उस लड़की ने। और उसने ये रियलाइज किया कि मुझे इस तरह से आपके बारे में सबके सामने नहीं कहना चाहिए। अनुभव बहुत से हैं। जो एक बार हम पांडिचेरी गए, अकेले थे, बेटी के साथ थे, तो हमें वहां पर श्री विजय पोद्दार जी मिल गए। हम सी साइड गेस्ट हाउस में ठहरे थे, पोद्दार जी हमारे साथ, बहुत बढ़िया मौका था, बहुत बातचीत हुई, वो भी एक अनुभव था। और जैसे जैसे वार्ता के बीच में मुझे अनुभव अपने याद आएंगे, मैं आपको अनुभव अपने बताता जाऊंगा। अब एक चीज है साधना और एक है संगठन, ये दोनों एक चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रश्न ये है कि हम सोसाइटी हमने क्यों ज्वाइन की? जैसे रोटरी क्लब में या लायंस क्लब में बिल्ला लगाते हैं, उस बिल्ला लगाने के लिए हमने क्या सोसाइटी ज्वाइन कर रखी है? या किसी और काम के लिए हमने सोसाइटी ज्वाइन करी है? जैसे कि आपने
एक समाज में ये है कि श्री अरविंदो सोसाइटी के मेंबर हैं। दानी जी का और हमारे पूरे सोसाइटी का ये बार बार वो रहा अनुरोध कि आप चेयरमैन बदलते रहें। हमने चेयरमैन बदले और उसका इतना कटु अनुभव है हमारे पास कि चेयरमैन सर जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, अगर एक चेयरमैन सर 2 साल हमारे साथ रहे तो उन्होंने एक बार भी श्री अरविंद का सा और श्री माता जी का माँ शब्द इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं किया। तो इस बात का हमें हमेशा खेद रहा है। लोग ये भी कहते हैं कि वो उनका काम है, आप अपना काम है, मगर दुख ये होता है, मन में ये बात आती है कि आखिर कहाँ खड़े हैं। मतलब 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल, मतलब 20 तो नहीं 15 साल हुए हैं हमारे सोसाइटी के मेंबर हैं और चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी है। टोटल वर्क हमें अपने हाथ से करना पड़ता है, चाहे चेयरमैन या सेक्रेटरी कोई भी हो, मगर उन्होंने कभी ये सीखने की इच्छा नहीं करी कि ऐसा क्यों, हमारा क्या कर्तव्य है। आज तक हमारी जो सबसे बड़ी असफलता है उसमें मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं, क्योंकि मैं केंद्र चला रहा हूं। हम पीपल इन जनरल ये बता ही नहीं पाए कि एक्चुअल जो क्रक्स है, जो एक्चुअल मर्म है सोसाइटी को ज्वाइन करने का। और मुझे ये कहते हुए कोई भी शर्म नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है कि आज हमारे जो उच्च पदाधिकारी हैं उसमें से कई लोगों को ये नहीं पता है कि एक्चुअल सोसाइटी हमने क्यों ज्वाइन करी है। जब हम साधना की बात करते हैं तो हमारे उच्च पदाधिकारी कहते हैं कि ये इस मंच पे डिस्कशन करने की चीज नहीं है, जबकि सोसाइटी के मंच पे सिर्फ साधना ही डिस्कस होना चाहिए। मेरे ख्याल से साधना है तो सोसाइटी है। अगर साधना हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साधना का पार्ट ही सोसाइटी को चलाना है और संगठन है। अगर हमारा संगठन का व्यक्ति साधक नहीं होगा तो किसी भी कीमत पे सोसाइटी नहीं चल पाएगी। जो भी चल रही है उसको हम और आप अपने मन को खुश करने के लिए जरूर कह रहे हैं, मगर आज अगर हम आंकड़ों पर निगाह डालें तो हमने कितने सदस्य बनाए हैं। या मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, मैंने कोशिश करके पागलपन की तरह 91 सदस्य तक मैं अपनी टीम को ले गया था। और आज हाँ, एक चीज मैं कहना भूल गया कि जैसे आपने जो शुरू में अरुण नायक जी ने बताया कि हमने ये किया है, खंडेलवाल ने ये किया है, ये किया, तो मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ कि हमने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर जो भी काम कर रही है वो श्री माँ कर रही हैं और श्री माँ के ही द्वारा हो रहा है और उन्हीं के लिए ही हम काम कर रहे हैं। मैंने अपने द्वारा कोई भी काम किसी तरह का नहीं किया। इस चीज को हम बिल्कुल ही भूल सुधार कर लें। तो मैं ये सोचता हूं कि आज हमारी जो स्थिति है, जो हम अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, जो हम सो कॉल्ड हमने किताबें पढ़ ली 2-4 और योग के तत्व पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और किताबें पढ़ के हमने यहाँ पे भाषण देने आ गए। तो हम अभी अगर कुल मिला के देखें तो मैं 2-4 सदस्यों की बात नहीं करता और मैं स्वयं अपने आप में ये मानता हूँ कि हम जमीन पे रेंगते हुए कीड़े हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं। अभी हमने माँ को समझा ही नहीं है, माँ को जाना ही नहीं है, और माँ जो हमसे कहना चाह रही है उसको हम सही तरह से इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। ज्यादातर इंक्लूडिंग मी, हम लोग अपने अहंकार को पोषित करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छी तरीके से ये समझ लेना चाहिए कि ये एक पूरी साधना है और इस साधना, जब तक हम साधना नहीं करेंगे हम किसी भी कीमत पे माँ का काम नहीं कर पाएंगे। कागजों में जरूर दिख रहा है कि हम कर रहे हैं, मगर हम कर कुछ नहीं पाए। मैंने 2-4 कागज फोटोस्टेट करा के रखे हैं, बल्कि मैं क्योंकि वार्ताकार नहीं हूँ तो मैं लिंक नहीं बना पाता हूँ। मतलब एक जो रिदम बनती है मेरी वार्ता में वो नहीं बन पाती है। कभी मैं किसी सब्जेक्ट में बोलना शुरू कर देता हूँ, कभी मैं किसी सब्जेक्ट में बोलना शुरू कर देता हूँ। और एक अनुभव मेरे को अभी याद आया कि जब सबसे पहले आज से 15 दिन पहले श्री विष्णु गोयल जी का टेलीफोन आया कि खंडेलवाल जी हर केंद्र और शाखा से हम एक लोग व्यक्ति को बुलवाएंगे तो आप बोलिएगा, तो हमने उसी वक्त 100% डिसाइड कर लिया था कि हमें बोलना वाला आता नहीं है, सिवाय भहमे करते रहते, लड़ाई झगड़ा करते, इसकी कमी निकालते, उसकी कमी निकालते, हम नहीं बोलेंगे, हमारे बोलने से भूचाल आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, इसलिए लिहाजा हम नहीं बोले। हम चुप हो गए, हमने चैप्टर क्लोज कर दिया। हमने कहा फोन नहीं आया। इत्तेफाक से अभी आज से 6-7 दिन पहले
शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास श्री प्रज्ञान जी का फोन आया कि खंडेलवाल जी आपको बोलना है। तो एकदम मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा मुझे 24 घंटे का टाइम दीजिए, बहुत दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा ठीक है, आप सवेरे तक मेरे को बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, बता दें। वो हमारे ध्यान का टाइम था, फौरन ध्यान करने बैठ गए और हमने ध्यान में 1 घंटे का करीब करीब मैं ध्यान करता हूँ, 45 से 50 मिनट का, और हमने 45 से 50 मिनट में जो लेक्चर देना था वो दे डाला। और हम जैसे ही ध्यान से बाहर निकले, हमने तुरंत प्रज्ञान जी को फोन मिलाया। प्रज्ञान जी की माता जी ने फोन उठाया, कहने लगे प्रज्ञान अभी बाहर गया हुआ, आएगा तो बात करा दूंगी। आधे घंटे में प्रज्ञान जी का फोन आया गया। हमने कहा था माता जी ने आदेश दे दिया है, हम वार्ता देंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो ये एक अनुभव है कि किस तरह से माता जी काम करती हैं और माता जी काम करवाती हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि साधना, हाँ, एक अगर संगठन की बात करें तो संगठन की बात के लिए जो मेरे को सबसे अच्छा आर्टिकल मिला है, थोड़ा 7-8 मिनट या 10 मिनट बोलने में लगेंगे मेरे को, और शायद आप कुछ बोझ सा फील करें, मगर बहुत जरूरी वो आर्टिकल है। और अभी मैंने 21 फरवरी वाले दिन भी वो माता जी के जब दर्शन की मीटिंग तो पढ़ के अपने सभी साधकों को सुनाया था। और यदि आप आदेश करें तो हम अपने सोसाइटी को या अपने संगठन को ऊंचाइयों पे किस तरह से ले जा सकते हैं या हमारा उद्देश्य क्या है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ। सिर्फ 2 पेज का आर्टिकल है और ये पुस्तक मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और इस आर्टिकल को जो माँ जब पांडिचेरी आई थी, तो माँ पांडिचेरी आने से पहले फ्रांस में कुछ आध्यात्मिक वार्ताएं करा करती थी, और ये वार्ता है उनकी 4 जून 1912। शायद आप सब लोगों ने पढ़ रखी होगी, मगर एक बार हम सामूहिक रूप से एक मंच पे पढ़ते हैं। और इसकी आखिर की जो 4 लाइनें हैं, हम इससे ये मत कहिएगा कि बाद की 5 लाइनें पढ़ दी और छोड़ दीजिए, नहीं, हम पूरा पढ़ेंगे। और आखिर की जो 4 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिसपे हम लोग मनन चिंतन करेंगे। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तो थोड़ा जल्दी नहीं पढ़ूंगा, आराम से पढ़ूंगा ताकि समझ में भी आ जाए। कितनी ही इसका हेडिंग है, हम अपनी सभाओं को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं। कितनी ही समितियां बनती रहती हैं जो प्रायः देखते ही देखते समाप्त हो जाती हैं। इस विषय पर हमने एक दिन कहा था कि इनकी द्रुत मृत्यु का कारण यह है कि इसके गठन में कई रूढ़िगत और अनियमित चीजें आ जाती हैं। वास्तव में इसका निर्माण एक ऐसे आदर्श रूप में सामने रखकर किया जाता है जो एक या अधिक मस्तिष्क की उपज होता है, अथवा किसी ऐसे सूत्र के अनुसार किया जाता है जो कभी कभी सिद्धांत रूप से तो अति सुंदर होता है, लेकिन उन व्यक्तियों की अवहेलना करता है जिन्हें अपनी कठिनाइयों और दुर्बलताओं के साथ संगठन के सजीव कोश होना चाहिए। मेरे विचार में किसी भी व्यक्ति या समूह को मनमाना रूप देना असंभव है। उसका रूप उसे बनाते वाले नक्शों के गुणों की पूरी भारी अभिव्यक्ति से बनता है। गठन के इस मूल नियम की अवहेलना करने के कारण ही एक पर एक असंख्य संगठन बनते रहते हैं और शीघ्र ही सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ऐसे सजीव शरीर बनने के स्थान पर जो स्वाभाविक वृद्धि, विकास और उन्नति के योग हों, केवल जड़ तत्वों का समीकरण बन पाते हैं जिनमें उन्नति को जरा भी असंभावना नहीं रहती। हमने यह निश्चय किया था कि हम इस नियम को ध्यान में रखेंगे और अपनी इस छोटी सी गोष्ठी के जीवन की अवस्थाओं को पहले से ही निर्धारित करने से बड़ी सावधानी के साथ बचेंगे। पर इस गोष्ठी का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है, यह अभी मुश्किल से गर्भ की आरंभिक अवस्था में है। हमें उसके जीवन को नियमित रूप से पहले उसे अपने आप निर्मित होने के लिए और शनय खिलने के लिए छोड़ देना चाहिए। अतः अपनी सभाओं को किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार वह हमें से किसी एक या दूसरे या फिर सभी के सम्मिलित आदेश के अनुसार बनाने का यत्न करना विनाशकारी मालूम होता है। ऐसा करने से हमारी सभाएं मतवादों पर खड़ी कृत्रिम रचनाओं के समान होंगी। इन रचनाओं की आयु उन संस्थाओं से कम होती है जो अपने सदस्यों की विभिन्न प्रवृत्तियों को एकत्र करती हुई सहज भाव से विकसित होती हैं। शायद ही हमारी सभाएं विकसनशील होनी चाहिए। निश्चय ही हमारी सभी सभाएं विकसनशील होनी चाहिए। इसके लिए बने रहने का आधार यही है, और यह तभी हो सकता है जब ये हम में से प्रत्येक को उन्नति का अवसर प्रदान करें। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्नति शब्द को आप लोग नोट कर लें, क्योंकि यदि हम इसकी
इनकी गंभीर और सच्ची उन्नति चाहते हैं तो यह हमारे ऊपर ही निर्भर करती है। यदि हम सब अधिक ज्ञान, अधिक बुद्धिमानी प्राप्त करने की तीव्र अभिप्सा अपने साथ लाएं तो यहाँ एक शांत अंतर्मुखी वातावरण बनेगा, जिसे मैं धार्मिक वातावरण का नाम देना चाहूंगी। और ये वातावरण हमारी आत्मपूर्णता की साधना के लिए बहुत अनुकूल होगा। मैं एक लाइन दोबारा पढ़ूंगा। यदि हम सब अधिक ज्ञान, अधिक बुद्धिमानी प्राप्त करने की तीव्र अभिप्सा अपने साथ लाए तो यहाँ एक शांत अंतर्मुखी वातावरण बनेगा। और यदि हम पहले से ही ये ज्वाइन करें कि हमें बहुत ज्ञान प्राप्त है और हम सोसाइटी में रह के ये करेंगे तो ये हमारी भूल है और नादानी है। कई बार आध्यात्मिक वातावरण शब्दों के आदान प्रदान की अपेक्षा कहीं अधिक सहायता पहुंचाता है। सुंदर से सुंदर विचार भी हमारी उन्नति में तब तक सहायक नहीं हो सकता जब तक कि हमारे अंदर उन्हें अधिक उच्च भावनाओं, अधिक यथार्थ संवेदनों तथा अधिक श्रेष्ठ कार्यों में उतारने का दृढ़ संकल्प ना हो। अतः हमारी सभाओं की उन्नति की आवश्यक शर्त है हमारी अपनी उन्नति, हमारी अपनी उन्नति। यदि हम अपने को एक रूप कर लें और अपनी चेतना को अपने अंदर के भगवान भागवत में की चेतना के साथ एकांत कर लें, एकात्म कर लें, तब हमारा दल एकबद्ध हो जाएगा। अगर हम अपनी बौद्धिक शक्तियों को उज्जवल करें, आलोकित करें, तो हमारा दल ज्योति को अभिव्यक्त करेगा। अगर हम निर्वैयक्तिक प्रेम को अपनी सारी सत्ता में व्याप्त होने दें, तब हमारा दल प्रेम विकीर्ण करेगा। और अंत में अगर हम अपने आप में व्यवस्था स्थापित करें तो हमारा दल स्वतः व्यवस्थित हो जाएगा। हमें उसकी गठन में मनमाना हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संक्षेप में इस पृथ्वी पर जिस समष्टिगत जीवन की सृष्टि करनी है, हम में से प्रत्येक उसका एक एक जीवन कोश बने। साथ ही हम यह भी ना भूलें कि इस सामूहिक गठन के अस्तित्व और कार्य का मूल्य तथा विश्व संगति के कार्य में उसकी उपयोगिता पूरी तरह से उसको कोशों के गुणों पर निर्भर करेगी। अंतिम डायलॉग जो सेंटेंस है मैं दोबारा बोलूंगा। संक्षेप में इस पृथ्वी पर जिस समष्टिगत जीवन की या जिस सोसाइटी की हम संभावना की सृष्टि करनी है, हम में से प्रत्येक उसका एक जीवंत कोश बनना चाहिए। साथ ही हम यह भी न भूलें कि इस सामूहिक गठन के अस्तित्व और कार्य को मूल्य तथा विश्व संगति के कार्य में उसकी उपयोगिता पूरी तरह से उसके कोशों के गुणों पर निर्भर करेगी। हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, उसके जो सेल्स के जो हमारे गुण हैं, उसकी हमारे ऊपर ये जो है वो उन्नति टिकी हुई है। अब मैं थोड़ी सी साधना पक्ष की बात करूंगा। इसमें एक अनुभव मेरा और आ रहा है कि रुद्रपुर सोसाइटी कैसे बनी, हम कैसे जुड़े, बच्चों से कैसे जुड़े, कंप्यूटर कैंसर सेंटर कैसे चला, कैसे बना। रुद्रपुर सोसाइटी का तो हमने बता ही दिया आपको। जब हम वहां से पांडिचेरी से लौट के आए तो हमारे ऊपर उस पर 7 करोड़ की जिम्मेदारी थी। तो हमने क्या करा, हमारे 2 यूनिट थे, एक यूनिट हमने बंद कर दिया था, एक यूनिट जो था हमने कहा हम इसको बेचेंगे नहीं। वहाँ एक रूम था, उस रूम के अंदर हमने क्या करा कि माँ श्री के पीछे तस्वीर लगाएंगे और यहाँ एक टेबल डाल देंगे और दिन भर जो तकादे वालों के फोन आएंगे, एवरेज 30-35 टेलीफोन डेली आते थे, तो वो हम कागज पेन से लिख लिया करेंगे और भाई साहब को शाम को, छोटे भाई को जाके हम जो है उनको सूचित कर दिया करेंगे। आज तगादा झेलने का काम मेरे जिम्मे था। तो जब हमने वो कमरा बनाया तो जो कमरा था वो अल्टीमेटली पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने उसको उसमें केंद्र की स्थापना कर दी और माँ श्रीरंग की तस्वीर लगा के उसमें हमने अपने छोटे भाई से बिना पूछे उसको श्रीरंग सोसाइटी केंद्र में कन्वर्टेड कर दिया। तो उन भाई साहब ने, हमारे सगे भाई साहब ने हमें 3 पेज का लेटर हमको किसी के द्वारा भिजवाया कि आपने ये स्थापना है किससे पूछ के करी। जब हम और आप दोनों भाई हैं और पार्टनर हैं तो आपने मुझसे बिना पूछे इस कमरे के अंदर आपने श्रीरंग सोसाइटी को कैसे, मतलब ये परमिशन लेके आपने यहाँ पे मीटिंग शुरू कर दी। खैर वो बात की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने इसमें एक कैंपस में धर्म कांटा लगा रहा था। उस धर्म कांटे में एक व्यक्ति आया हमारे पास एक दिन, तो वो जेब में हाथ डाले हुए थे। तो जेब में हाथ डाले हुए थे, हमने कहा तुमने हाथ जेब में क्यों डाल रखा है? तो उसने निकाला तो उसका हाथ पूरा जला हुआ था। हमने कहा तुम्हारा हाथ जल कैसे गया? कहले बाबूजी ऐसे सो गए थे किसी रात को। हम समझ गए एक हमारे अंदर बहुत बड़ा कीड़ा है और एक कमजोरी है कि हम किसी आदमी के दुख दर्द को देख नहीं सकते और अगर हमारे वो विद इन द रीच होता है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं।
मतलब आ बैल तू मुझे मार वाला हमारा नेचर है कि हम नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा, तो नेकी करने की कोशिश करते हैं, मगर अल्टीमेटली बाद में जूते खाने को मिलते हैं। तो हमने उस व्यक्ति के साथ यही किया, हमने कहा तेरा इलाज करा देंगे, प्लास्टिक सर्जरी करा देंगे। और हमने मुरादाबाद टेलीफोन मिलाया, वहाँ एक प्लास्टर सर्जन था, वो बोला 20-25 हजार का खर्चा है। खैर वो बात तो आई गई हो गई। उसका बच्चा आया एक दिन मेरे यहाँ, आश्रम बन चुका था, बच्चा एक भी नहीं आता था, तो वो लड़का बड़ा खूबसूरत था झोपड़पट्टी का रहने वाला। हमने उससे कहा बेटे कल तुम अपने दोस्त लाना। वो दोस्त लाया, 5-6 दोस्त लाया। हमने उस दिन से हमारे बच्चों का आना जाना शुरू हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि 150 बच्चे तक हमारे यहाँ एट ए टाइम आना शुरू हो गए। और उसके बाद हमें तारा दीदी मिली, दिल्ली में हम अक्सर जाया करते थे। तारा दीदी के पास बहुत सारे पुराने कंप्यूटर थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि रवि भाई तुम कंप्यूटर केंद्र खोल लो, हम तुम्हारी ये सहायता करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तारा दीदी ने 1-2 साल तो हमारा हाथ पकड़े नहीं, कंप्यूटर सेंटर चलता रहा। और आए 2-3 बार उन्होंने सर्टिफिकेशन कराया, बाकायदा एक व्यक्ति दिया। 3-4 साल कंप्यूटर सेंटर चला। फिर तारा दीदी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, मगर वो कंप्यूटर सेंटर आज भी फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। और उसमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लगाए, सारे कंप्यूटर नए ला के रखे। और जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से वो कंप्यूटर सेंटर बंद है, मगर हमारे पास 8 कंप्यूटर सेट बिल्कुल नए, ब्रांड न्यू, अच्छी क्वालिटी के रखे हुए हैं। अब जिस दिन माँ चाहेंगी वो कंप्यूटर सेंटर शुरू हो जाएगा। अब हम आते हैं साधना के ऊपर। साधना में जो सबसे बड़ी चीज, अगर हम घुमा फिरा के लौट फिर के जाएं, जो मेरी समझ में आती है, एक शब्द बड़ा प्यारा है जिसको समझने के लिए हमने श्री AP खरे जी को 3 दिन के लिए पन्ना से स्पेशल अपने खर्चे पे उनको यहाँ बुलाया। वो है साइकिक बीइंग। हमने साइकिक बीइंग को समझने के लिए, ये साइकिक बीइंग क्या बला है, तब हम बिल्कुल नहीं जानते थे। और अब मैं आप सभी महानुभावों से, जो कि बहुत सीनियर है और सब जानते हैं, हमने अगर माँ से जुड़ना है और अगर हमने सोसाइटी का काम करना है, तो जब तक हमारी साइकिक बीइंग या ओपनिंग टू दी मदर नहीं होगी, हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे इस पिछले लेक्चर में श्री त्यागी जी ने किताबों की बात करी थी, तो उसमें यौगिक साधन पुस्तक जो आजकल श्री विनोद मारतोडिया जी लिखकर भेज रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है उसके कि क्या गजब श्री अरविंद ने लिखा है उसमें। और ज्ञान क्या है उसके बारे में मैंने, जब उन्होंने 14वीं कड़ी में ये लिख के भेजा कि ज्ञान क्या है, तो मैंने तुरंत सुबह 6 बजे उनको ये कमेंट करा था कि आज मेरी अवस्था 66 साल की है। 66 साल में आज मुझे पहली बार पता लगा है कि ज्ञान क्या है। किताबें पढ़ना, अच्छी टॉक दे देना, ये ज्ञान नहीं है, चाहे हम कितनी ही पुस्तक पढ़ लें। आज मैंने श्री आलोक पांडे जी को सुना था, उन्होंने लेटेस्ट एक बहुत बढ़िया टॉक दी है। मैं इस वार्ता को खत्म होने के बाद उसका लिंक हिंदी जर्नल में और स्टेट कमेटी दोनों में डाल दूंगा। उन्होंने कहा जितना भी हम किताबें पढ़ रहे हैं और ये ज्ञान है, ये सब ज्ञान के कैप्सूल्स हैं। उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए ये किताबें वहां तक सहायता करेंगी। जब हम इस ज्ञान को, किताबी ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, और जब ऊपर से वो परम सत्ता जब अवतरित होगी, तो उस सत्ता को समझने के लिए ये ज्ञान काम आएगा। अगर हम इन किताबों को पढ़ के इस ज्ञान तक, वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तो वो जो सत्य का जो प्रेशर है, वो हमें जब हमारे पर पड़ेगा तो उससे हमें कोलैप्स भी हो सकते हैं। मगर जब हम इस ज्ञान को समझ लेंगे, तो हम उस जो अवतरण होगा, उसका जो फोर्स का अवतरण होगा, उसको हम समझ लेंगे और उसको हम स्वीकार कर लेंगे और उसको अपने शरीर में अवतरित होने देंगे। ये ज्ञान की बात है। साइकिक ओपनिंग या साइकिक ओपनिंग, इसको कोई भी व्यक्ति नाराज नहीं होगा। मैंने अब तक सोसाइटी में अपनी रीडिंग ली है, जिनसे मैं सीखा हूं, और जिनकी साइकिक ओपनिंग हो चुकी है, उन व्यक्तियों के मैं नाम, अपनी समझ, अपनी छोटी सी समझ, अपने छोटे से ज्ञान के द्वारा मैं उन व्यक्तियों के नाम लेना चाहूंगा। मगर मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उसको आप अदरवाइज ना लें, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और ये वार्ता मेरी व्यक्तिगत वार्ता है, तो उसको आप अदरवाइज ना लें। इसमें जो साइकिक ओपनिंग में जो सबसे बड़ा जो मैंने सीखा है, वो डॉक्टर सुमन कोचक। और जहां तक संस्थागत की बात है और सोसाइटी चलाने की बात है, जो सीखने की चीज है, हमें श्री प्रदीप नारंगी से और श्री पोद्दार जी से, और दोबारा कहूंगा श्री पोद्दार जी से, हमें सीखना चाहिए। उनकी साइकिक ओपनिंग है, ये मेरी अपनी सोच है। हमें उनसे, उनके पास बैठना चाहिए
हम जब कोर ग्रुप की मीटिंग में जाते हैं, यहाँ पर आज वार्ता में ज्यादातर कोर ग्रुप के मेंबर हैं, कितनी सादगी से, कितने समता से वो सारे हमारे सब लोगों की शिकायतें सुनते हैं और एक बार भी वो अपना टेम्पर लूज नहीं करते। ये सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने देखी। और मेरा जैसा व्यक्ति 2 मिनट में भड़ करके और बरस पड़ेगा। और ऐसे हम लोग बरसते हैं सोसाइटी के अंदर कि जैसे कारगिल में जब फोटो आता है ना, ये एक सिपाही है तो उसके चारों तरफ लोग बंदूकें मार के इकट्ठा करते हैं। कभी कभी हमारे ग्रुप में इस तरह के डिस्कशन होते हैं और इस तरह की हरकतें होती हैं या हम मीटिंग में इस तरह से बरस जाते हैं। इस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें मैं भी शामिल हूँ, ये कमी मेरे अंदर भी है। इसके बाद डॉक्टर सुमन कोचर जी के जो हनुमान जी उनके साथ रहते हैं, श्री मनोज कियावत जी, श्री AP खरे जी, श्रीमती कीर्ति अधिकारी जी, एक कलकत्ता से ज्योति बसु आती हैं, ज्योत्सना बसु आती हैं, उनसे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। और गोर ग्रुप पुडुचेरी के करीब करीब सारे वह मेंबर जो पुडुचेरी में रहते हैं, उन सबसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। झुंझुनू केंद्र के सारे सदस्य, उनकी 100% माँ के प्रति या साइकिक विंग की ओपनिंग हो चुकी है। और एक डॉक्टर प्रभजोत कुलकर्णी जी, जो कि आजकल श्री अरविंदो आश्रम दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, उनकी भी अच्छी ओपनिंग मुझे महसूस होती है। एक नाम मुझे लेना नहीं चाहिए मगर मजबूरन मुझे लेना पड़ रहा है। मेरी बेटी जो मंजरी खंडेलवाल है, शायद मैं समझता हूँ कि उसकी भी साइकिक ओपन हो चुकी है। इत्तेफाक से मेरी अभी तक नहीं हुई है, कब होगी ये माँ जाने, मेरे को तो पता नहीं। अब आते हैं साधना पक्ष पर। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ध्यान के द्वारा सबसे अच्छी साधना होती है। मैंने आर्टिकल 10 लाइन का अभी फोटोस्टेट करा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और श्री अरविंद ने साफ लिख दिया है, बहुत अच्छी किताब है जो मैं पहले आज से 15 साल पहले पढ़ चुका हूँ, मगर मैंने अब फिर पढ़ी है। हमारे कागज दिखाना चाहता हूँ, 2829 नंबर देना लगा के दो कि जो श्री अरविंद का टोटल जोर है वो कर्म के ऊपर है। और श्री अरविंद ने ये क्लियर कर दिया है योग के पत्र भाग 2। मैं तिवारी जी की त्यागी जी की उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट पे करीब करीब सभी लोग योग के पत्र भाग 2 जरूर पढ़ें। साधना का इससे बढ़िया ग्रंथ मेरी निगाह में नहीं हो सकता। श्री अरविंद ने ध्यान के द्वारा साधना, प्रेम के द्वारा साधना, कर्म के द्वारा साधना, साधना के आधार, साधना की मूल मौलिक आवश्यकताएं, साधना में क्या क्या परेशानियां हैं और साधन कैसे आदमी एक साधक बन सकता है, उसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से अपने शिष्यों को या जो भी पत्र लिखे हैं उन सबके लिए बहुत अच्छी तरीके से पत्र लिखे हैं। साधना के आधार, 1-2 आधार के बारे में मैं बात करूंगा कि साधना की मूल आवश्यकताएं क्या है और साधना, ध्यान और कर्म का कॉम्बिनेशन कैसे है, जो मेरे को बहुत ही प्रिय लगा। पूरे 20-25 पेज उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं और उसको मैं पढ़ने के सुनाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। साधना की कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है जिसमें कर्म करना असंभव हो। पथ कोई स्थल ऐसा नहीं है जिसमें कर्म करने का आधार न हो। और कर्म करना भगवान के ध्यान से विसंगत जानकर त्याग, गलत पढ़ लो माधवी जी, और कर्म करना भागवत ध्यान से विसंगत जानकर त्याग देना पड़े। आधार तो सदा है ही, यह आधार है भगवान का अवलंब और समस्त सत्ता का संकल्प का और समस्त शक्तियों का भगवान की ओर विभाजित होना, भगवान को समर्पित हो जाना। इस भाव से किया हुआ प्रत्येक कर्म योग साधना का साधन बनाया जा सकता है। व्यक्ति विशेष के लिए कहीं कहीं कुछ समय ध्यान निमग्न होना और उतने समय के लिए कार्य को स्थगित करना या उसे गौण बना देना आवश्यक हो सकता है, पर यह किसी किसी व्यक्ति की बात है और यह निवृत्ति भी कुछ समय के लिए ही होती है। कर्म का सर्वथा परित्याग और पूर्णतः अपने आप में ध्यान निमग्न होना क्वचित प्रसंग में
ही समुचित हो सकता है, क्योंकि इससे अतिशय एक देशी और केवल मनोमय अवस्था ही बनती है, जिसमें साधक ऐसे मध्य जगत में रहता है जहाँ केवल आंतरिक अनुभव होते हैं, पर बाह्य सत्य में या जो परम सत्य है उसमें उसकी दृढ़ भूमि नहीं होती और आंतरिक अनुभव का वह ठीक उपयोग नहीं होता, जिससे परम सत्य तथा बाह्य जीवन की उपलब्धि के बीच सुदृढ़ संबंध और फिर दोनों की एकता स्थापित हो। कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म वो जो साधना के लिए प्रयोग के क्षेत्र है, जिसमें समस्त सत्ता और उसके क्रम से अधिकाधिक सामंजस्य को प्राप्त हो और दिव्य मिले, और दूसरा वह कर्म जो भगवान की सिद्ध अभिव्यक्ति है। पर इस पिछले कर्म का समय तो तभी आ सकता है जब भागवत साक्षात पूर्णतः पार्थिव चैतन्य में आ जाए। तब तक जो भी कर्म होगा वह प्रयत्न और प्रयोग का ही क्षेत्र होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि हम लोग, जैसा मैं समझता हूं कि जो कर्म एक सेंटर पे या शाखा में होना चाहिए, वो कर्म कितना हो रहा है। हम लोग इतनी वेबिनार कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, दानी जी कितने साल से एक ही चीज को लेके बेचारे कहते हैं कम से कम रिन्यूअल तो करा लो। अभी मैं आपको लेटेस्ट किस्सा सुनाता हूँ कि हमारे जो अभी सेक्रेटरी और चेयरमैन चेंज हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम 2 साल से है कि अगर हम चेंज हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, किन मेंबरों से मिलना है, कैसे लिस्ट भेजनी है, किसको इन्फॉर्म करना है। किसी चीज का किसी को कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये है कि चेयरमैन और सेक्रेटरी बन गए, कार्य पूरा हो गया, दैट्स ऑल। कोई टेंशन, आदमी को नींद, मतलब कोई ऐसा वो ही नहीं है कि साहब हमने सोसाइटी क्यों ज्वाइन करी है। खंडेलवाल जी ने कहा, दानी जी ने कहा हमने सोसाइटी बन गए, मेंबर बन गए, या विजय गोयल जी ने कहा मेंबर बन गए, बस दैट्स ऑल चैप्टर। ये वो योग नहीं है जो पूरी दुनिया में संस्थाएं कर रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की, कैसी भी, चाहे वो ऋषिकेश स्थित कोई भी उच्चतर संस्था हो, चाहे वो कोयम्बटूर वाली संस्था हो, चाहे वो नाम लेना बेकार है क्योंकि वो बात फिर अलग हो जाएगी। कोई भी संस्था, पूरी दुनिया की संस्थाएं एक तरफ है, और श्री अरविंद की जो श्री अरविंद सोसाइटी, इसका जो सिस्टम है, इसकी जो सोच है, इसका जो कार्य करने का ढंग है, वो बिल्कुल ही अलग है। और वो एक ही लाइन में सिर्फ चीज कही जा सकती है कि हमने सिर्फ 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 और सिर्फ माँ के लिए काम करना है और किसी के लिए कोई काम नहीं करना है। एक बहुत ही उच्च कोटि के साधक ने आज से 4 साल पहले मेरे से ये कहा था कि आप जो ये बार बार रिपोर्ट बना के भेजते हैं और सूचित करते हैं, ये किस लिए भेजते हैं? आपको किसी को नहीं भेजना चाहिए, आप तो सीधी माँ को रिपोर्टिंग कर दो और अपना काम करते रहो। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं था। और मैं बता दूं, मेरे गुरु जी जिनसे मैंने गुरु मंत्र लिया था, जब मैंने उनको श्री अरविंद की गीता दी तो कुछ दिन बाद उन्होंने मुझसे कहा, बहुत बड़े योगी थे, मैंने यार कहाँ चक्कर में पड़ गया, ये जो उन्होंने श्री अरविंद ने प्राप्त किया है ये तो कोई करोड़ों अरबों में बिरला होता है, उन्होंने चीज प्राप्त करी तो किस चक्कर पड़ रहा। तो मैंने यहाँ पर मैं सिद्धांतता उनसे मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि लोग कहते हैं अपने गुरु को फॉलो करो, मैंने वहां गुरु को फॉलो नहीं किया। गुरु जी मेरी बात सुन रहे हैं और उनका भी वही स्थान है जो माँ श्री अरविंद का स्थान है। मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने श्री अरविंद का पल्ला पकड़े रहा, और आज उस पल्ले को पकड़ के मैं आपके सामने एक बिल्कुल जमीन पे रेंगता हुआ कीड़ा अपनी बात आपके सामने रखी है। और अगर मैंने कोई भी बात आपसे ऐसी कह दी है जो किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय श्री। गोयल साहब आपका फोन अनम्यूट करिए। अरुण जी प्रकट हो जाइए। बड़े धैर्यपूर्वक सबने खंडेलवाल जी की वार्ता को सुना। खंडेलवाल जी अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। He does not mince his words. प्लेटफॉर्म कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना ही बड़ा हो, खंडेलवाल जी को जो अपनी बात कहनी होती है वो कह देते हैं। और आज भी बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, साधनागत विषय को लेकर, अपने व्यक्तिगत विषय को लेकर, सोसाइटी के संगठनात्मक विषय को लेकर, और जो कुछ भी अध्ययन उन्होंने किया है और जिस प्रकार की पुस्तकों का उन्होंने जो अनुमोदन और जो
रिकमेंडेशंस हैं उनकी, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी पुस्तकों के रिकमेंडेशंस के बारे में बात करी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि खंडेलवाल जी ने जो मीटिंग भी में हूँ, थोड़ी देर में मिला था। जो पुस्तकें खंडेलवाल जी ने रिकमेंड करी हैं वे बड़ी सारगर्भित हैं और वाकई सबको उन्हें पढ़ना ही चाहिए, और ये हम सब जानते भी हैं। एक अनूठा विषय जो खंडेलवाल जी ने जिसको छेड़ा, जो पहले हमने कभी किसी भी वक्ता ने कभी बात नहीं करी है कभी, वो रही है कि द ओपनिंग ऑफ द साइकिक बीइंग इन द इंडिविजुअल्स। सबके अपने व्यक्तिगत अनुभव और अपने व्यक्तिगत विश्लेषण और अपने व्यक्तिगत मूल्यांकन होते हैं इस विषय को लेकर। जो भी खंडेलवाल जी ने कहा वो उनका अपना व्यक्तिगत मत है और हमें उस मत का सम्मान करना चाहिए, किंतु ये मान के करना चाहिए कि खंडेलवाल जी का ये निजी मत है, इसको कोई माने या ना माने या किसी और दृष्टि से मूल्यांकन ना करे, ये मेरा एक निवेदन रहेगा सबसे। सो वी रिस्पेक्ट हिज ऑब्जर्वेशंस। जिस प्रकार से हर आदमी अपने ऑब्जर्वेशंस के लिए स्वतंत्र है, खंडेलवाल जी ने भी अपने ऑब्जर्वेशंस को, और बढ़िया बात यह है कि उन्होंने जैसे एक बच्चे की सादगी होती है, एक बच्चे उस सादगी के साथ अपनी बात कह जाते हैं। उनको ये नहीं लगता कि ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, किसी को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। एक बाल सुलभ निर्भीकता और एक बाल सुलभ सरलता है उनमें, और यही उनकी विशेषता है। मैं तो भगवती से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें इस प्रकार की उनकी ये बाल सुलभ सरलता बनी रहे, अक्षुण्ण बनी रहे, और जिस साफगोई से वो अपनी बात कहते हैं उसको कहते रहे। साथ ही जो इतिहास रहा है श्री अरविंद सोसाइटी रुद्रपुर सेंटर का, मेरा सबसे एक निवेदन है कि कभी आपको मौका मिले तो एक बार खंडेलवाल जी के आतिथ्य का आनंद अवश्य लीजिएगा। ही इज़ अ वंडरफुल होस्ट। आप उनके यहाँ कभी जाएं तो आपको ऐसा हमें लगा, मैं तो 2 बार रहा हूँ उनके पास में, उनको मुझे हमेशा ही लगा कि वो उनका प्राण बाहर निकाल दे, क्या और मैं करूं, मैं और क्या कर सकता हूं मेरे पास ये जो आए हैं उनके लिए। अमेजिंग पर्सन, एब्सोल्युटली अमेजिंग पर्सन, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। और नलिनी दा ने एक जगह कहा है कि केंद्र या शाखा कैसी होती है, इट इज एज गुड एज द पर्सन हु रन्स इट। दिस इज व्हाट ही हैड सेड। हम जब रुद्रपुर केंद्र की बात करते हैं और देखते हैं, तो हमें देखते हैं कि उनके यहाँ पे केंद्र में भी वही बाल सुलभ सरलता और एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। खंडेलवाल जी का अपना व्यक्तित्व उनके अपने सेंटर में पूरी तरह से उतर के आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद खंडेलवाल जी आपको अपनी बात कहने का। मैं अब अनुरोध करूंगा विष्णु प्रसाद गोयल जी से, चेयरमैन साहब से, कि 2 शब्द कहें और उसके बाद में इस वार्ता को हम विराम दें। अरुण जी धन्यवाद। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस मीटिंग में श्री पोद्दार जी और श्री सुरेश त्यागी जी उपस्थित है। सर पोद्दार जी नहीं हो, विजय बंसल सहारनपुर है। मैं वही सोच रहा हूँ बहुत देर से। वो पोद्दार जी मुझे मिल ही नहीं रहे, कहाँ है? अरे वो विजय बंसल सहारनपुर है। वो तो नमस्कार हो श्री खंडेलवाल जी का। एक बार पोद्दार जी आए थे, तस्वीर दिखाई दी थी, फिर वो चले गए। विजय बंसल जी चले गए? नहीं, पोद्दार जी भी आए थे। पोद्दार जी आए थे, दिखे थे मेरे को। चलिए, आपको दर्शन हुए, मुझे दर्शन नहीं हो पाए। मैं उनका अभिलाषी हूँ दर्शनों का। तो अरुण जी ने जिस सरलता से श्री रवि खंडेलवाल जी की सरलता का जिक्र किया है, मेरे पास शब्द नहीं है।
कि मैं इस सरलता का किस प्रकार वर्णन करूं। मैं रवि जी से जब भी बात करता हूं, एक बात मैं सत्य रूप से कह रहा हूं कि मुझे बड़ा आत्मिक सुख प्राप्त होता है कि जैसा अरुण जी ने कहा कि मंच, आयोजन, अवसर कुछ भी हो, लेकिन स्पष्टवादिता और सरलता उनकी रग रग में भरी हुई है। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ है कि कोई भी सदस्य उनके पास नहीं आता है, कोई सहयोग नहीं करता है, चेयरमैन बन गए, सेक्रेटरी बन गए, उनको कुछ ही ज्ञात ही नहीं है कि ये क्या संगठन। पिछली मीटिंग में मैंने ये चुनौती स्वीकार की थी। अब मेरे सामने ये चुनौती स्वयं में एक चुनौती बन गई है कि मैं रुद्रपुर जाऊंगा तो इसको हल कैसे करूंगा, क्योंकि वो बार बार रिपीट करने से पोद्दार ये खंडेलवाल जी की समस्या मेरे दिमाग में है। कई मेरे सामने सॉल्यूशन है, खंडेलवाल जी सुन रहे हैं। या तो मैं खंडेलवाल जी का आतिथ्य स्वीकार ना करके उनके अध्यक्ष या सेक्रेटरी का ही आतिथ्य स्वीकार कर, मीटिंग भी उन्हीं के घर रखवाऊं। देखे वो मुझको धक्का तो नहीं दे देंगे, मुझे अपने घर में जगह देंगे या मुझे मेरी वार्ता को सुनेंगे। खैर, मुझे ये गुत्थी सुलझाने का एक चुनौती सामने है और वो बेचारे आज जब से ये हुए हैं तब से इसमें परेशान है। हमारी राज्य समिति की बैठक में भी जब मेरे बगल में बैठे होते हैं तो मैं उनको रोकता हूँ, प्रभु जी ये बात इस मंच पे मत करो, सब निरुत्साहित होंगे, आप जो है आनंद लीजिए। और एक ये कि अरुण जी बार बार वो केंद्र केंद्र कह रहे हैं, वो केंद्र नहीं है, शाखा है। तो मैं बहुत ही इस श्रृंखला में जो वार्ता हो रही है उसमें मैंने यही कहा था कि रुद्रपुर केंद्र से किसी को दीजिए, ये आवश्यक नहीं कि खंडेलवाल जी बोले, किसी भी व्यक्ति को दीजिए, किसी नाम को दीजिए, उनको अवसर दीजिए। लेकिन किसी ने उस अवसर को लगता है उपयोग नहीं किया और खंडेलवाल जी को ही वार्ता देनी पड़ी और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुति की। मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ और मैं अब अरुण जी से ये कहूंगा कि वो आगे के लिए अनिल वाजपेयी जी, वो बहुत उनको अंतरंग रूप से समझते हैं, जानते हैं, उनको भी अवसर दें कि दो शब्द कहें और फिर हमारे मंत्री महोदय धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री अरुण जी। मैं तो अनिल वाजपेयी जी को सुनना चाहता ही हूँ हमेशा। वाजपेयी जी जब अंत में सब कुछ संग्रहित करते हैं और जो सार बताते हैं वार्ताओं का, और जो उनकी भाषा है, जो उनकी शैली है, अपने आप में वही आनंददायी है। मैं तो वाजपेयी जी आपको निवेदन करूंगा कि एक बार आप अनम्यूट होइए और अपना कैमरा भी ऑन करिए और दो शब्द अवश्य कहिए। सर, मैं प्रणाम करता हूं अपने सभी अग्रजों को। माननीय विष्णु गोयल जी ने जो एक वाक्य बोला है वो अपने आप में। वाजपेयी जी आपका कैमरा भी चालू कर दीजिए प्लीज, देखना भी चाहेंगे सब आपको। सर मैं करता हूं सर। मैं कह रहा था, मैं सर बाहर था लेकिन मोबाइल में साथ साथ हूं मैं। अच्छा, कोई मैं बात सर ये कह रहा था कि माननीय विष्णु गोयल जी ने जो एक वाक्य बोला जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपने जिस सरलता से माननीय खंडेलवाल जी की सरलता का वर्णन किया वो अपने आप में अद्भुत है। और ये जो बाल सुलभ जो आपने शब्द प्रयोग किया, ये अपने आप में बिल्कुल सही व्याख्या है कि वो बाल सुलभ सरलता के साथ में जो कुछ कहना होता है वो कह चुकते हैं और सचमुच वो कटु नहीं लगता क्योंकि वो सत्य के बहुत ही नजदीक होता है। तो मैं माननीय खंडेलवाल जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उसके साथ साथ में हम लोगों को कुछ जानने का, सीखने का मौका मिलता है कि क्या व्यवहारिक परेशानियां या क्या व्यवहारिक अनुभव होते हैं साधना और संगठन के बीच में।
मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपका। पुष्पराज जी, मैं चाहूंगा कि धन्यवाद प्रस्ताव आपकी ओर से हो और उसके बाद में आप ही मेडिटेशन म्यूजिक के लिए कह के अंत में इस वार्ता का पराक्षेप करें। जी सर, धन्यवाद सर। इससे पहले 1 मिनट पुष्पराज जी, 1 मिनट, इससे पहले जी, क्या कोई प्रश्न करना चाहेगा खंडेलवाल जी से किसी प्रकार का? यदि नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है पुष्पराज जी, लेट अस कंटिन्यू। जी सर एक सवाल है जी 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 जी। ये सही है कि मेंबर्स नहीं आते तो, लेकिन सवाल है कि वो मेंबर बने क्यों हैं? हाँ, वो मेंबर जैसा कि अक्सर होता है कि हमने उनसे कहा तो हमारे उनके पहले से संबंध थे तो वो हमारे प्रभाव में आके मेंबर बन गए। बाकी उनको बाकी शाखा से या समाज के किस तरह से जुड़ा जाए या उनको इस चीज से कोई लेना देना। जो मैं कह रही हूँ सुन लिया करो। तो इसका मतलब बेसिकली समस्या केवल रुद्रपुर की नहीं है, ये और भी कई जगह की है। एक जी हाँ, मिनट, समस्या कई जगह की है। सवाल ये है कि और ये मैं ये नहीं आपकी बात कर रहा, मैंने ऐसे भी सेंटर देखे हैं अपने मेंबरशिप ऑडिट के दौरान कि जहाँ एक ही आदमी सबका चंदा देता है, वो 12 मेंबर जो मिनिमम सेंटर के लिए चाहिए वो हो गए ताकि वो सेंटर चलता रहे। वो तो इस चीज को कैसे रोका जाए कि जो अनइंटरेस्टेड है हम उनको मेंबर क्यों बनाते ही क्यों? बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है दानी जी। बजाय इस सवाल के कि मेंबर्स आते नहीं, जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसने मेरे कहने से अगर मेंबर बन गया तो आई शुड नॉट एक्सपेक्ट हिम पार्टिसिपेशन। ये समस्या खंडेलवाल साहब केवल आपके लिए नहीं है, ये मैं एक जनरल समस्या की बात कर रहा हूं, तो जो भी सब सुन रहे हैं सबके लिए ये लागू है और सबको इसका विचार करके इसका समाधान ढूंढने की बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ खंडेलवाल जी, कुछ दानी जी की बात का कुछ इस पर तो हाँ, यही होगा ना। अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो पता लगा जहाँ 25 मेंबर बनने शाखा में वो 12 ही रह जाएंगे और शाखा अप्रूव ही नहीं होगी। क्योंकि अगर पूरी सच्चाई और ईमानदारी चलेंगे तो वो ज्यादातर मेंबर हैं ही ऐसे पूरे हिंदुस्तान में कि जो कि किसी के प्रभुत्व में आके बन गए हैं और वो खाना पूरी हो गई है और हमने कोरम पूरा कर दिया। खंडेलवाल साहब, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। तो इसलिए पहली चीज जो है कि हम खुद जो है एक गलत चीज को क्यों प्रोत्साहन देते। मेरा सेंटर नहीं बनेगा, बट आई विल नॉट इन्वॉल्व एनी मेंबर हु इज नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, इसमें दानी जी एक चीज बहुत साफ है कि जब हम जोड़ते हैं तो हमें ये उम्मीद होती है कि शुरू में लगता है ऐसा कि शायद ये जुड़ जाएगा और आगे बढ़ेगा। एग्रीड। तो मगर वो हमारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। ऐसा भी होता है। 7 साल बाद उनसे बात करने की, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो बिना बात के क्यों आप कंटिन्यू कर रहे हैं? ठीक है साहब, आगे से ध्यान और रखेंगे। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, ये केवल रुद्रपुर की नहीं, ये जनरल समस्या है। जी हाँ, जी हाँ। ये समस्या जनरल है और उसी का नतीजा है कि जब मैंने कोर ग्रुप ज्वाइन की थी 2005 में, उस समय 18,000 करीब की मेंबरशिप थी, आज 12,000 के ऊपर मेंबरशिप है हमारी। बिल्कुल ठीक बात। टोटल नंबर इन द सोसाइटी ऑफ द मेंबर्स पूरे हिंदुस्तान में? जी, पूरे हिंदुस्तान में 12,000 है जी। गोयल साहब, इस पर तो कई बार बड़ी चर्चा, बड़ी गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। ये ऐसा विषय नहीं है जिसमें हम खाली इस प्रकार की हमारी पाक्षिक वार्ताओं में बात करें और कोई समाधान निकल आए। इस बात पर कई बार अरुण जी सही कह रहे हैं, ये बहुत ही गूढ़ विषय है। बात है और इस बात को लेकर कोर्ट रूप में कई बार चर्चा हो चुकी है और अनेक बार हम सब इस बात से अवगत हैं, चाहे वो किसी भी नगर की बात कर ले, विशेष रूप से जो A क्लास सिटीज है या B क्लास सिटीज है, वहाँ पे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ अपने शहर में और मैं समझूं कि जितने भी यहाँ पे श्री अरविंद के और माँ के समझ जानने वाले हैं या उनके भक्त हैं या उनके अनुयायी हैं या उनके पढ़ने वाले हैं, मैं सबको जानता हूँ और सारे मेरी मेंबरशिप से मेरे सेंटर्स में आते हैं, ये गलत बात है। चाहे वो नोएडा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे जितने भी इस प्रकार के शहर है, मैं बहुत छोटे शहर की बात तो नहीं कहता हूँ,
हम ये समझे कि सारे के सारे हमारे मेंबर बन चुके हैं और कोई और बचा ही नहीं है, ये है नहीं। ये पता कैसे लगता है? कभी अगली बार जब आप इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में जाके रुकें, या जब आप जहाँ भी वहाँ पे गेस्ट हाउस में सी साइड में रुके या कहीं और रुकते हैं वहाँ पे रुकें, मैं प्राय करता हूँ पिछले 15 दिन का जो 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 गेस्ट का रजिस्टर जो होता है, रजिस्ट्रेशन का, जिसमें लोग अपना नाम पता लिखते हैं वहाँ पे जो ठहरने वाले, पिछले 10 दिन का 15 दिन का ऐसे पेज पलटना देखना शुरू करता हूँ और मैं हैरान हो जाता हूँ। दिल्ली से, नोएडा से, अहमदाबाद से, बॉम्बे से, यहाँ से वहाँ से, ऐसे ऐसे लोग, और इतने सारे लोग आते हैं। हमने तो नोएडा के नाम भी उसमें ढूंढे, हमको नोएडा का तो मिला नहीं, किंतु और जगह के मिले। ऐसा बहुत होता है। हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे, जिनको या तो पता ही नहीं है कि हम हैं, या जो लोग वहां जाते हैं वहां से जाके सीधा वापस आ जाते हैं विदाउट इवन गेटिंग। तो ये हम नहीं समझ, ये हम समझे कि हमारी मेंबरशिप डाउन इसलिए हो रही है क्योंकि मदर से अरविंद को पढ़ने वाले कम हो गए हैं। ये तो नहीं है। मेंबरशिप कम होने के पीछे और कई कारण है और उसको बड़े गहराई से वी नीड टू सिट एंड वी नीड टू एनालाइज एंड डिस्कस। हो सकता है कि ये बात कोर ग्रुप के बाहर डिस्कस करने की आवश्यकता हो सकता है कि हमको जोनल लेवल पे इस बात को करने की आवश्यकता पड़े, या हम अपने स्टेट लेवल की जो मीटिंग है, जैसे अभी हो रही है स्टेट लेवल की जो स्टेट कमेटी की मीटिंग में इस बात की कुछ करें। अगर कुछ स्टेप्स उठाने हैं वहां पे हम चर्चा कर पाएंगे। ये जो पाक्षिक वार्ताएं हो रही है जिसमें ये बात दानी जी ने उठा तो दी और बहुत ही तर्कसंगत बात उठाई है। इनफैक्ट मैं भी सोच रहा था जब खंडेलवाल जी कह रहे थे कि हमारे जो चेयरमैन है, हमारे जो सेक्रेटरी हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या करें, तो उनको बनाया किसने? हमने ही तो बनाया है। वेयर इज द फॉल्ट लाई? सवाल इस समय इस बात की चर्चा करने का नहीं है। वी नीड अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म फॉर दिस। और मेरे ख्याल से पुष्पराज जी इस बात को आगे बढ़ाते हुए लेट अस कंक्लूड द मीटिंग एंड लेट अस टेक इट अप ऑन सम अदर ओकेजन। आप तो सेक्रेटरी हैं स्टेट कमेटी के, मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को छोड़िएगा मत, इस बात को कहीं बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे उठाइए एंड प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट वी हैव अ सॉलिड डिस्कशन ऑन दिस। जी सर, जी बिल्कुल। एक सजेशन है मेरा, आप एक सेशन में वार्ता के अलावा करें या जैसे भी है, एक सेशन 1 घंटा केवल हम इसी प्लेटफॉर्म में आपस में बातचीत करें। अगली बार कर देते हैं, क्योंकि आप जो कोर ग्रुप वगैरह की बात करें तो डोंट एक्सपेक्ट नहीं होगा एनीथिंग। वहां तो 20 साल में, 15 साल में आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अरुण जी, मैं एक शब्द कहना चाहूंगा जी बोलते कि दानी जी ने जो वार्ता की है, जो बात उठाई है, मैं अभी उसमें उत्तर या प्रत्युत्तर नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये विचारणीय विषय है। इसके पक्ष विपक्ष दोनों हैं। मैं ये भी एग्री नहीं करता कि हमें मेंबर नहीं बनाने चाहिए, और फिर बनाने चाहिए तो हमारा कर्तव्य क्या है, ये सोचने की जरूरत है। नुक्स मेंबरों में नहीं है, नुक्स हमारी कार्य प्रणाली में है। मैं इस मंच पर इसको ज्यादा विवाद को नहीं बढ़ाना चाहता और इसको आगे वार्ता को समाप्त करने के लिए अब आप प्रोसीड कर रहे हैं। और ये बात सही है कि एक वेबिनार कुछ बुद्धिजीवियों की, जो कि इस संगठन की, जिनके कंधों पर कमान है, 8, 10, 12, हमें नहीं चाहिए 40 की उपस्थिति, लेकिन गंभीर मंत्रणा करें और आपस में ये पॉलिसी तय करें कि हमको कम से कम इस राज्य में हम सब एक मत होके कैसे एक रास्ते पे चले, ताकि संगठन का भी फायदा हो सके। ये चलिए आगे चलिए। जी सर, धन्यवाद करता हूं आप सभी को। और आज की जो ये वार्ता का जो क्रम हमारी प्रादेशिक समिति के द्वारा सुचारू की जा रही है, इसमें आज श्री आदरणीय रवि खंडेलवाल जी द्वारा जो मैं कहूँगा बेबाकी से जो दिल की बात उन्होंने की, अपनी मन की बात की, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी उपस्थित हमारे साधक यहाँ रहे ऑनलाइन में, उन सभी का उन्होंने अपना समय दिया, अपना सुना खंडेलवाल जी को, उन सभी का मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस विषय को सबसे अंत में आदरणीय दानी जी, हमारे चेयरमैन सर श्री अरुण जी द्वारा उठाया गया, मैं इस काम को भी हम लोग आगे ले चलेंगे। और इसके लिए मैं चेयरमैन सर से एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि जिस प्रकार हम लोगों ने एक असेसमेंट ग्रुप बनाया था,
इस एक काम के लिए एक फॉर्म हमने उसको किया और उसको बहुत सुचारू रूप से उसकी एक अलग मीटिंग की हमने, और मीटिंग करके उसको हमने रिजल्ट ओरिएंटेड वो हमने काम किया। तो आज वो फॉर्म हमारे सामने है और वो फॉर्म हमारे बीच में आ चुका है, अप्रूवल हो चुका है, पारित हो चुका है। इसी प्रकार से मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसी प्रकार का एक हम फिर से एक असेसमेंट ग्रुप बना सकते हैं, जो इस विषय को, जिस विषय को सबसे अंत में उठाया गया है कि सदस्यता हमारी कम क्यों है, और इसको बढ़ाने के लिए और इसको सक्रिय रूप से बढ़ाने के लिए ऐसे लोग जोड़े जाएं जो सक्रिय हों, जो वास्तव में काम करने के लिए हों। जिस समस्या को आज खंडेलवाल जी ने अपनी शाखा के उस संदर्भ में उठाया, उस समस्या को हम लोग दूर कर सकें। तो इस बारे में मैं निवेदन करूंगा अपने चेयरमैन सर से कि इस तरह का एक ग्रुप हम लोग डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत रूप से कि किन लोगों को उसमें जोड़ा जाए, और उनके बीच में एक अलग से मीटिंग करके और उससे एक तथ्यपरक एक निष्कर्ष स्वरूप जो भी हमारा निर्णय हो, जो भी हमारी निष्कर्ष निकले, उसको हम लोग फिर आगे आगामी अपने प्रादेशिक समिति के बैठक में उसको हम रखें और उस चीज को हम कोर ग्रुप तक या पौंडीचेरी तक उसको हम ले जाए। तो आज की वार्ता के लिए, आज की ऑनलाइन वार्ता में उपस्थित सभी लोगों के लिए पुनः सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। और मोनिका जी, आपसे आग्रह है कि इस बैठक का, इस वार्ता का समापन आप संगीत में ध्यान से करने की कृपा करें। मोनिका मैडम। जी सर। जी। प्रणाम। प्रणाम। बैठक को, जी, वार्ता का समापन के लिए आप सबका आभार, धन्यवाद।